देखिए, हम लोग जो अभी चल रहे थे D4 को हम लोग पढ़ रहे थे कि D4 से किस तरीके से हम लोग जो है प्रॉपर्टी को लेकर के उसको एसेट्स के लिए हम लोग उसको स्टडी कर रहे थे। और ये पाया था कि अगर जो D1 की जो प्रॉमिस है, अगर वो D4 में भी उसको प्रॉमिस जो है स्टैंड करती है, तो फोर्थ हाउस के जो भी कारकत्व हैं वो एक्सप्लोर होते हैं और हम उससे आराम से उन चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कारक हमको देखना पड़ेगा। फोर्थ हाउस में अनेक जो है आपके पास कारक हैं। मदर का भी कारक है, वहां पर वाहन का भी कारक है, हाउस लैंडेड प्रॉपर्टी का भी कारक है, एजुकेशन का भी कारक है। तो कारक अलग अलग से करेंगे। जब वाहन को देखेंगे तो हम वीनस को देखेंगे, मदर के लिए हम मून को लेंगे, प्रॉपर्टी के लिए मंगल को लेंगे। मंगल और बुध ये दो अलग अलग हैं। इनको ऐसे समझिए कि मंगल जो है एस्ट्रोलॉजिकली या एस्ट्रोनॉमिकली इसको ये कह सकते हैं कि कहा जाता है कि मंगल जो है वो पृथ्वी का एक टुकड़ा है। पृथ्वी जब तेजी से घूम रही थी एक्सिस पर, तो उसका एक पार्ट टूट करके अलग हो गया और वो ग्रह उसने ग्रह रूप ले लिया। दूसरा ये कह सकते हैं कि जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का उद्धार किया, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सृष्टि को किस तरीके से कहाँ स्थापित करेंगे, तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के चला गया था पाताल में। तो उस पृथ्वी का उद्धार यानी भगवान ने बराह रूप धर के उस पृथ्वी को, हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लाया। और कहते हैं, अपना पुराण ऐसा बताते हैं कि 1 वर्ष तक वो पृथ्वी जो है वो भगवान विष्णु के साथ पत्नी रूप में रही। तो इसलिए भगवान विष्णु की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी लक्ष्मी जी और एक भू देवी पृथ्वी। तो भू देवी का ये पुत्र है मंगल। तो मंगल किसी भी प्रकार के अर्थ लैंडेड प्रॉपर्टी का कारक बनता है। बुध जो है वो पृथ्वी तत्व का कारक है, पृथ्वी तत्व का। तो कोई भी प्रॉपर्टी है वो बुध से भी हम देखेंगे और मंगल से भी देखेंगे। इस आज हम पहले चाहते हैं कि एक एक दो कुंडली हो जाए। किसी के पास अगर कोई कुंडली हो, नहीं तो एक कुंडली मेरे पास आई है भी उसको। एक कुंडली सर मेरे पास भी है, दे सकते हाँ हैं। जी। हाँ हाँ, अभी हम एक देखते हैं, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 10 वर्ष हो गए हैं, अभी कोई उसके बच्चा नहीं हुआ है। देहरादून से कुंडली हमको मिली है। तो अखिलेश जी अगर लग सके तो लगाओ जरा, हम लोग सब लोग उसको देखेंगे। कुंडली अच्छी माने स्टडी के लिए ठीक है। एक मिनट लगा रहा हूँ सर। जी। शेयर स्क्रीन, एक मिनट को। एक मिनट। हाँ, पेन पे सर। सर एक मिनट लगा रहा हूँ सर। जी। जी बताइए सर। इनका डेट बर्थ है 7 मई। एक नाम कुछ भी लग देता हूँ, है ना। नाम इनका कुछ भी, वैसे अक्षय गुप्ता नाम है इनका। नाम तो मैं कुछ भी लग देता हूँ, कोई इशू नहीं है सर। आप कुछ भी लिख दो। 7 मई 1987। 7 मई, मई का मतलब हो गया 05 ना सर, 05। 05 नाइन 1987। 1987। 87। ठीक है सर, समय क्या सर? टाइम है 23 PM। 23, एक्यूरेटली 23 ही है सर, है ना। हाँ, लिखा 23 ही लिखा है। आगे पीछे 2-4 मिनट और कर जगह कहाँ सकते है हो। सर, स्थान? जगह देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून। उत्तरांचल, उत्तरांचल ही हुआ सर। हाँ, उत्तरांचल या उत्तराखंड जो भी उत्तरांचल आ रहा है उत्तरांचल सर। लिखते हैं।
हाँ, और इसमें लिख दो उत्तराखंड, देहरादून ना देहरादून। फिर। हाँ, देहरादून। ऐसे देहरादून। नहीं आएगा देहरादून, हाँ ये आएगा ऊपर। हाँ डिस्ट्रिक्ट, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट या देहरादून में है सर? ऊपर 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 ले लीजिए, सेवेंटी ले सर, सेवन ये ले लें सर, देहरादून ले लें सर, हाँ ठीक। 77 वाला ले हाँ हाँ, लें। देहरादून ठीक है। देखिए, धनु लग्न की कुंडली है, सभी लोग इसको देख लें, बना भी लें, अच्छा है, अपने स्टडी पर्पज से अच्छी कुंडली है। इनकी पत्नी का भी है चार्ट, वो हम देखें। अब हमको ये देखना है कि पहले तो ये देखना है कि इनका मैरिटल किस तरीके का है। इस जातक ने अनट्रेडिशनल, ये गुप्ता है, और एक चौहान लड़की से इसने शादी की है, लव मैरिज। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि सप्तमेश जब सप्तमेश पंचम पंचम में, में है। हाँ, सप्तमेश जब पंचम में होता है तो इस तरीके का अफेयर होता है। और बृहस्पति उस समय रहा होगा, उसने इसको फ्रेक्टिफाई कर दिया और मैरिज हो गई। 2013 या 14 में शादी हुई थी इसकी। अब हमको ये देखना है कि इसमें अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो पहली चीज तो देखें कि लग्नेश जो है, क्योंकि लग्नेश जो है वही सबसे प्रमुख ग्रह होता है हमारे उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। पहले वैदिक से देखेंगे, फिर हम लोग इसको जो है नाड़ी से देखेंगे। नाड़ी में तो बहुत क्लियर है कि जब भी सूर्य और बृहस्पति राहु के उसमें होते हैं, क्लच में, तो पितृदोष भी लगता है और जो संतान में बाधा आती है। अब इसमें देखिए, पंचम हाउस को हम लोग देखेंगे कि फिफ्थ का जो लॉर्ड है वो छठे में बैठा हुआ है, और इसका जो लॉर्ड है वो छठे में बैठा है और 12वें भाव से शनि से दृष्ट है। शनि मंगल जो है वैसे भी परम, ये शत्रुवत है, वैसे ये इंजीनियर है। शनि मंगल ने एक तो काम कर दिया, इसको इंजीनियर तो बना दिया जो आमने सामने है। लेकिन पंचमेश छठे में, एक बार आपको सबको याद होगा कि हमने बताया था कि जब पंचमेश छठे भाव में जाता है और उसमें मंगल इन्वॉल्व हो जाता है, ये था लग्नेश मंगल के साथ में हो या लग्न को मंगल देखता हो, लग्नेश को मंगल देखता हो, तो ऐसे जातक के एक संतान होती है और वो मर जाती है। ये थोड़ा शास्त्र का योग है। तो इसमें आप ठीक लग रहा है कि पंचमेश जो है वो छठे भाव में मंगल है और अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देख भी रहा है। इसके बाद एक संबंध होता है, वो केंद्रीय संबंध। केंद्रीय संबंध का मतलब होता है कि दसम में बैठा हुआ जो ग्रह है किसी भी ग्रह से, तो लग्नेश जो है वो मंगल से दसम में बैठा हुआ है। नाड़ी में हम ये कह सकते हैं कि जो मंगल है द्वितीय राशि में, सेकंड राशि में है, तो 2 6 10, 2 6 10 में इस पूरे ट्राइन में इसका इम्पैक्ट है। तो जब ये 10 में आएगा तो वहां से ये लग्नेश को देखेगा। और ऐसे सामान्य वैदिक में ये लग्न को देख रहा है, अष्टम दृष्टि से लग्न को भी देख रहा है। तो आधा नियम इसमें लग रहा है, लगभग 70%। 30% नहीं लग रहा है। तो 70% लग रहा है, इसलिए इसका मतलब इसमें अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अगर ये लग्नेश के साथ में हो जाता तो हो सकता पहले संतान होने के बाद उसकी डेथ हो जाती। तो D1 चार्ट में हम ये देख रहे हैं, तीन चीजें हैं। पंचम का स्वामी छठे में गया है और उसको 12 भाव में, 12th हाउस जो कि वहां का माने निगेटिव हाउस है, त्रिक भाव है, वहां से शनि देख रहा है। तो एक तो ये चीज हो गई। इसके बाद जो है D9 चार्ट अगर हम देखें, फिर दूसरी एक और चीज है कि केतु जो है हमेशा जो है वो इंड कर देता है। केतु जिस भी रिलेशंस के बीच में आ जाता है उस रिलेशन का इंड करता है।
अभी थोड़ा सा इसके बाद हम नाड़ी से रिलेशनशिप कैसे देखते हैं किसी चार्ट में। कई लोग आते हैं कि हमारा बेटा है, हम हमसे इसकी पटेगी कि नहीं है, माँ की तरफ ज्यादा रहेगा कि मतलब पिता की तरफ रहेगा, या पत्नी की तरफ ज्यादा इसका अट्रैक्शन होगा, माता पिता की तरफ कम होगा। तो हम लोग रिलेशंस को देखेंगे। ये समझ लेना चाहिए, केतु जिस भी प्लेनेट से कनेक्ट हो जाता है उससे संबंधित जीव से वो डिजेक्ट कर देता है, उससे उससे संबंध खराब कर देता है। तो यहाँ पर केतु जो है अपनी नवम दृष्टि से, तो सामने से अगर केतु सीधा चलता तो नवम दृष्टि से, लेकिन केतु उल्टा चलता है तो पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है, और मंगल पंचमेश है। यानी पंचम भाव का जो जीव है, संतान, उसको ये केतु जो है रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिंग है, वो उसका इंड कर रहा है। तो D1 चार्ट में तो सीधा सीधा हम लोग वैदिक को आराम से इसको देख सकते हैं कि पंचम भाव जो है उसमें पीड़ा है, पंचमी छठे भाव में है, और इसका जो कारक बृहस्पति है वो राहु के साथ में है। पंचम हाउस का जो कारक है, और आप सभी जानते हैं कि राहु किसी भी जीव के लिए काल होता है। यहाँ पर लग्न के लिए है, क्योंकि लग्नेश शुक्र, और वहां पर उच्च का शुक्र है तो संजीवनी योग बनता है। आप लोग ये भी जानते हैं शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। तो जब भी बृहस्पति और शुक्र का योग बनता है तो संजीवनी योग बन जाता है, जिसमें से नेटिव के लिए इसमें आयु का कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो कंट्रोल करता है राहु को। राहु शुक्र का जो है डिसाइपल है, चेला है, इसलिए वो शुक्र को कभी परेशान नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके कुछ कारकत्व को ये जो है बाधित कर देता है। तो लग्नेश के लिए तो कुछ नहीं, इसने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दिया, लेकिन ये पंचम हाउस का जब कारक बना बृहस्पति, वो राहु से पीड़ित है, इसलिए पंचम हाउस में इसकी जो है पीड़ा साफ साफ दिख रही है कि पंचम हाउस में जो है कोई शुभ जो है वो दृष्टि नहीं है, और पंचमेश छठे भाव में है, शनि और केतु से दृष्ट है। इसलिए D1 में तो ये प्रॉमिस दिख रहा है कि इसमें संतान में विशेष रूप से बाधा। डिनाइल हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमें और भी चार्ट देखने हैं। अब इसको हम D9 में फिर देखेंगे। तो देखिए D9 चार्ट जो है वो कन्या लग्न का है, इसमें देखो आ रहा है सिंह लग्न का। तो इसको हम अगर सिंह लग्न का ही मान लें D9 चार्ट, तो वहां पर पंचम हाउस में राहु बैठा है, D9 के पंचम। और आप जानते हैं ये पाराशर जी का ही है, जो यहाँ पर उन्होंने योग दिए हैं या राहु के इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि अगर किसी चार्ट में D9 चार्ट में पंचम हाउस में राहु बैठ जाता है तो जब तक राहु का उपाय नहीं किया जाता संतान नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए राहु बैठा है, अगर हम इसको सिंह लग्न की कुंडली देख लें D9, तो यहाँ पर पंचम हाउस में राहु बैठा हुआ है। पंचमेश जो बृहस्पति है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम पढ़ाते हैं। पंचमेश जो बृहस्पति है वो छठे घर में नीच का हो गया है। तो जो D1 में प्रॉमिस दिख रही थी वो वही प्रॉमिस जो है वो D9 में भी दिख रही है कि पंचम हाउस में राहु बैठा है और पंचमेश जो है वो नीच का होकर के छठे हाउस में बैठ गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या कोई शुभ दृष्टि है क्या। पंचम हाउस पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है। अगर दृष्टि है भी तो मंगल की चौथी दृष्टि है। तो मंगल देखिए वहां पर पंचम का कारक है, वहां पंचमेश है, D1 का पंचमेश है, लेकिन यहाँ पर बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि बुद्ध की राशि में जो है कमजोर इसलिए हो जाता है दो तरीके। एक तो बुध उसका परम शत्रु है, दूसरा यह है बुध जो कन्या राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। और आप जानते हैं जो एलिमेंट्स का जब हम लोग पढ़े थे एक बार, याद होगा कि पृथ्वी तत्व जो है वो अग्नि तत्व को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर कन्या राशि में मंगल बहुत कमजोर हो गया है, तो ऐसे मंगल की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर भी वो चीज सिग्निफाई हो रही है कि पंचम में बाधा है। लग्न पर जो है शनि की दृष्टि है, लग्नेश जो है वो सूर्य जो है वो नीच का हो गया है, और इसके बाद जो है पंचम हाउस में राहु है और पंचमेश खुद नीच का हो गया है।
तो जो प्रॉमिस हम लोग D1 में देख रहे थे वो D9 में भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसमें बाधा है। अब इसके लिए एक विशेष जो डिविजनल चार्ट है उसको हम लोग देखते हैं, सप्तमांश। सप्तमांश लग सकता है क्या अखिलेश जी? सर एक बार कोशिश कर रहा हूँ, एक बार लगा रहा हूँ सर। हाँ, सप्तमांश देख लो एक बार। राइट साइड, राइट साइड। हाँ, ये इस कुंडली में आप जो है वो दोबारा फिर करिए अखिलेश जी। ये किया मैंने, ये सप्तांश देखिए लगाया। यहाँ जो संदर्भ लिखा, सुनिए सुनिए, संदर्भ जो लिखा है ना, संदर्भ, जी सर, यहाँ जी पहले सर। जन्म में आइए, जन्म में आइए पहले। ये जन्म में आ हाँ, गया, ठीक इसको है। क्लिक करिए, फिर सप्तमांश पे जाइए। अब जाऊँ हाँ, सप्तांश। जन्म का सप्तमांश चाहिए। हाँ, ये कुंडली और ये किसने? एक मिनट फिर से करिए, अभी चार्ट लगा नहीं है, ये आपका खाली वर्क। हाँ, उसी उसी पे फिर करिए क्लिक। नहीं नहीं, वो, हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पे आप दोबारा फिर करिए। आप जी यहाँ चुने हुए देखिए, पहले आप सारणी पे आइए, सारणी में आइए। जी सर। सारणी में चुने हुए वर्ग हटा करके कुंडली पे क्लिक करिए, ये कुंडली पे। कुंडली। हाँ सर, कुंडली फिर कर। जन पे ही है, फिर हाँ। अब जो है कुंडली बनेगी, अब ओके करिए, अब आ ओके गया। करिए। D7 आ गया। अब जो चीज हम लोग D7 में देख रहे थे कि D7 की लग्न मीन लग्न आ रही है D7 की, और इसमें फिर देखते हैं कि लग्नेश क्या कह रहा है। लग्नेश जो है द्वादश भाव में अष्टमेश के साथ में। सप्तमांश का जो लग्नेश है वो संतान को सीधे सीधे सिग्निफाई करता है कि इसमें प्रॉमिज है कि नहीं, डिजायर है कि नहीं जातक में, या कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो हम देखेंगे लग्न से। सप्तमांश का लग्न जो है उस पर जो वो जो है बैठा हुआ है 12th हाउस में, और अष्टमेश जो है वो बैठा हुआ है पर। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी भाव का स्वामी जब त्रिक भाव में किसी अन्य त्रिक भाव के लॉर्ड के साथ बैठता है तो उसके कारकत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लग्नेश, सप्तमांश का लग्नेश जो संतान का कारक बना, संतान को प्रॉमिस को फुलफिल करने वाला प्लेनेट बना, वो 12th हाउस में गया है और अष्टमेश के साथ में है। अब इस पर जो है अगर हम ये देखें कि इस पर कोई दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, इस पर दृष्टि कोई शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, क्योंकि छठे भाव में कोई ग्रह है नहीं। शनि की दृष्टि पड़ सकती, दसम दृष्टि वो पड़ेगी नहीं, तीसरी दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। तो ये अपने में एक योग हो गया लग्नेश 12th हाउस में अष्टमेश के साथ में। अब इसके बाद हम पंचम हाउस को देखते हैं। पंचम हाउस में केतु बैठा है। केतु जो है एंड कर देता है, आप जानते हैं केतु मोक्ष का कारक है, सांसारिक सुख सुविधाओं को जिस भाव में बैठता है उसको खराब करता है जीव के लिए। तो राहु केतु के एक्सिस पर है, और पंचमेश चंद्रमा अष्टम हाउस में बैठा हुआ है। और चंद्रमा का थोड़ा और आगे हम बढ़े, चंद्रमा का डिस्पोजिटर है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के तीनों चार्टों में ये चीज दिख रही है कि मतलब जो है ये इस चार्ट में संतान के लिए अच्छा योग नहीं है, कोई योग नहीं है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर दें कि अगर हम इसमें बीज स्फुट का देख लें तो अगर वो बनता हो तो कोई लोग बता दो तो अखिल जी इसको लगा दें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जी सर, कहाँ से लगाना है इसको मेरे को? मिश्रा जी बताओ, बीज स्फुट लगाना है इसमें। कौन सा D4? सर बीज स्फुट। नहीं, बीज स्फुट। नहीं, इसमें हमें नहीं पता है, बीज स्फुट का नहीं मुझे पता है। रिपोर्ट पिछली बार में। किसी ने बताया था। रिपोर्ट में आता है सर ये। हाँ हाँ, रिपोर्ट में आता है। दशा। इस रिपोर्ट्स में कैलकुलेशंस हेल्थ हो गया। रिपोर्ट ओवर। रिपोर्ट्स नीचे है। रिपोर्ट ओवरव्यू में
बेसिक कैलकुलेशन में देखिए, बेसिक कैलकुलेशन ऊपर जो लिखा है उस पे तो नहीं है कहीं? कैलकुलेशंस में बेसिक में जो जाते हैं इस पे तो नहीं है कहीं? बेसिकल कुछ इसमें सर? हाँ, इस पे देखिए, है क्या कुछ? ये सब बेसिक में तो वो आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, इस पे नहीं है। तो ये आता तो सर पंचांग आ जाए। रिपोर्ट्स में आता है, ये रिपोर्ट्स में हाँ, पहले हम लोग देखे हैं इसको। इसमें कैलकुलेशन में आ गया, सोडसवर्थ आ गया, ग्रह भाव, एस्पेक्ट्स ऑन प्लैनेट, डिटेल सिंबल, बेसिक कैलकुलेशन, अष्टवर्ग आ गया, पेनल्टी, कृष्णमूर्ति, समरी, उससे क्या देखते हैं सर, कैसे देखते हैं? बीज स्फुट जो है उसमें बृहस्पति, सूर्य और शुक्र का जो है लॉन्गिट्यूड्स को जोड़ते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो बीज स्फुट बना, और वो बीज स्फुट कहाँ पर है। 6, 8, 12 में तो नहीं गया है। सम राशि सम नवांश में अगर जाता है तो वो खराब है, 100% खराब है। विषम राशि विषम नवांश में जाता है तो 100% अच्छा है। एक में सम है और एक में विषम है तो 50% अच्छा है। अच्छा। इसमें चलो अच्छा, इसको ऐसे कैलकुलेट हम किए लेते हैं। जी इसका सर। लॉन्गिट्यूड वाला जो है देखते हैं कहाँ पर है इसमें। इसमें राशि अंश कला कहाँ पर है? राशि अंश कला सर। हाँ देखो, इसमें है ना, सूर्य 23 राशि का है, जी 23 सर। अंश का। जी सर। सूर्य जो है 0 राशि 23 अंश का है और 5 कला का है। जी सर। जुपिटर जरा देखिए, जुपिटर इसमें कहाँ पर है। जुपिटर जो है 12 नंबर में है, तो 11 राशि 22 अंश, इसको 0। और सूर्य, सूर्य बृहस्पति शुक्र, शुक्र जो है भी शुक्र भी वही 11 राशि में है, और शुक्र के अंश है 24 और 34। इसको जोड़ दें तो 39 हो गया। 3, 2, 5, 4, 9, 2, 2, 4, 2, 6, 0, 1, 11, 22, 23, 12 घटा दिए तो 11 राशि 9 कला, यानी मीन राशि में आया है। ये मीन राशि में 9 अंश का आया है, तो देखो राशि तो सम हो गई। सम राशि हो गई तो 50% तो ऐसे ही कमजोर हो गया। अब नवांश में जो है मीन राशि का जो है 9 अंश तीसरा नवांश है। 4, 5, 6 कन्या नवांश में आ गया, यहां भी सम आ गया। मिश्रा जी समझ में आया ये? नहीं, नहीं, अभी ये नहीं समझ में आ रहा सर। देखो, इसमें बीज स्फुट निकालते हैं जातक का, जो सूर्य का जो है लॉन्गिट्यूड लेते हैं। सूर्य का लॉन्गिट्यूड है, सूर्य यहाँ पर मेष राशि में है, मेष राशि की 22 अंश पर, इसका मतलब 0 राशि 22 अंश, 23 अच्छा। अंश। हम्म। तो 0 राशि 23 अंश और 5 कला का सूर्य ले लिया, प्लस इसमें हम जुपिटर का लॉन्गिट्यूड जोड़ते हैं, राशि अंश कला। जुपिटर यहाँ पर मीन राशि में है, तो 11 राशि 22 अंश हो गया जुपिटर का। और फिर वीनस लेते हैं, शुक्र। शुक्र भी बृहस्पति के साथ में ही है, मीन राशि में है, तो इसका मतलब 11 राशि पूरी हो गई। और 12वीं राशि में शुक्र 24 अंश 34 कला का है, तो इन तीनों को जोड़ दिया, 0, 23, 5, 11, 22, 0, 11, 24, 34, इनको जब जोड़ा तो 39 तो कला हो गया। 3, 2, 5, 4, 9, 2, 2, 4, 2, 6, 69 अंश हुआ। तो 69 अंश में हम 60 निकाल लें, दो दो राशि, तो 9 अंश बचेगा। तो 2 यहाँ, 23, 2, 25 में जोड़ देते हैं। तो 25 में जब हमने जोड़ा तो हमारा बच्चा एक राशि 9 अंश और 39 कला। तो ये बृख राशि में आ गया हमारा। क्यों भाई? ये समझ में आ गया कि नहीं? बृख राशि के 9 अंश 39 कला में आ गया।
इसका बीज, तो ये सम राशि हो गई, राशि हो गई सम। तो मेल के लिए ये विषम राशि में अगर इसका बीज स्फुट जाता माने जाता है तो वो अच्छा होता है, और सम राशि में जाता है तो खराब होता है। तो सम राशि में गया तो 50% तो वैसे भी कमजोर हो गया। अब हम इसका देखें कि नवांश में कहाँ जाता है। तो वृष राशि का जो है नवंश जो है वो 10वां तीसरा नवांश है, 10, 11, 12, ये मीन नवांश में आ गया। तो इस दृष्टि से अगर हम ये देखें तो ये 100% जो है डिसेबल है। ये जातक जो है 100% डिसेबल है टू प्रोड्यूस एनी चाइल्ड। और वैसे भी देखिए यहाँ इसका शुक्र की डिग्री जो है वो 24 है और राहु की शायद 16 है। राहु यहाँ पर जो है 16 डिग्री का है। तो ये राहु जो है शुक्र से मिलकर के आया है, पीछे लौट के आया। शुक्र से जब मिलकर के आया है तो वहां पर ये इसने शुक्र को काफी कमजोर कर दिया है। तो इस तरीके से हम चार्ट में वैदिक रीत से संतान को आराम से देख सकते हैं कि वैदिक में कैसे देखेंगे। फिफ्थ हाउस देखेंगे, D1 का, D9 का, D7 का। इसके बाद हम इसका जो है बीज स्फुट देख लेंगे। अष्टक वर्ग में भी हो सकता है कि बिंदु कम हो। नंबर ही आ रहे हैं सर, 19 ही आ रहे हैं सर, हाँ जी, 19 नंबर ही आ रहे हैं सर। अच्छा, 19, 19। साथ में कितने हैं? 19 है सर। देखिए 19 है, अब आप समझ। हाँ, हाँ जी, हाँ 19 ही आ रहे हैं 27 सर। फोर्थ हाउस में 19 है। अब आप समझ लीजिए कि 19 पॉइंट जो है वहां पर कैसे उसका ये हो जाए, किस तरीके से वहां का रिजल्ट मिल जाए, ये बहुत ही कम है। तो इससे आराम से हम लोग देख सकते हैं। इतने ज्यादा नहीं, केवल 4 पैरामीटर हम लगा सकते हैं। D1, D9, D7 देखेंगे, अष्टक वर्ग देख सकते हैं, फिर इसके बाद बीज स्फुट देख सकते हैं। तो इतने से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बिना उपचार के और बिना जो है किसी मंत्र से राहु का उपचार होगा इसमें, और नेटिव का स्वयं का इसमें जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है, कमजोर स्थिति में है। तो इस तरीके से एक चार्ट हम लोग कैसे डेलीनेट करें। अब इसको थोड़ा सा नाड़ी से देखते हैं। देखिए नाड़ी में हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि नाड़ी में संतान का जो मेन कारक है वो सूर्य है। सूर्य जो है यहाँ पर देखिए कैसे सूर्य यहाँ पर उच्च का दिख रहा है। इस कुंडली में सूर्य उच्च का दिख रहा है, तो ये प्रॉमिस तो बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसके ट्राइन में हम देखते हैं क्या है। और जब ये चलना प्रारंभ करता है, सूर्य जब ये आगे बढ़ा जैसे, तो इसको मिला कौन? इसको मिला केतु। केतु जो है छठे भाव में इसका इंपैक्ट है। नाड़ी में हम 1, 5, 9 ट्राइन को इसमें विशेष महत्ता होती है। जो केतु 6 नंबर में बैठा है, इसका इंपैक्ट 2 नंबर पे भी है और 10 नंबर पे भी है। राहु जो यहाँ पर बैठा हुआ है आपका 12 नंबर पे, तो 4 नंबर पे भी राहु का इम्पेक्ट है और 8 नंबर पे भी राहु का इम्पेक्ट है। तो अब हम ये देखेंगे कि सूर्य जो है वो राहु एक तरफ है और केतु एक तरफ है। राहु केतु के जो है इसमें फंस गया है कैंची में। संतान का कारक जो सूर्य है, क्योंकि नाड़ी में हम लोग जो भी लेते हैं, या तो हम बृहस्पति से पंचम हाउस लें, क्योंकि जीव लग्न हम बृहस्पति को मानेंगे, अथवा काल पुरुष की कुंडली को हम लें, मेष लग्न की कुंडली, तो पंचमेश जो है वो आता है सूर्य। तो वो नेचुरल कारक हुआ संतान का। सूर्य जो है संतान का नेचुरल कारक हुआ, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली का पंचमेश है। अब यहां पर पर्टिकुलर ये देखें कि इसका जो गुरु से जो पंचम हाउस, वहां पर क्या है, उसमें शनि का इम्पेक्ट है और राहु का इम्पेक्ट है। राहु की पंचम दृष्टि है और शनि की भी जो है त्रिकोण दृष्टि है पंचम। तो पंचम हाउस बहुत पीड़ित हो गया है। पंचमेश जो चंद्रमा है,
वो 1 5 9 वो चंद्रमा बुध और सूर्य के त्रिकोण में आ गया है। तो नाड़ी में चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा कारक नहीं माना गया है। चंद्रमा फ्लूइड्स का, लिक्विड का कारक होता है। तो नाड़ी में भी ये चीज शो हो रही है कि इस जातक को संतान में बाधा है। पंचम हाउस को अगर हम लग्न मान करके देखें, तीसरे तरीके से पंचम हाउस को जब लग्न मानेंगे तो किसी भी भाव से अष्टम में यदि पापी ग्रह है तो उस भाव की उम्र को कम करता है। तो यहाँ जब पंचम हाउस को हम लग्न मानेंगे तो उसके अष्टम में शनि बैठा है, मेन जो है D1 चार्ट में। तो इसका मतलब यह है कि पंचम हाउस में जो अष्टम में शनि बैठा है, पापी ग्रह जब भी अष्टम में बैठता है तो उसको खराब करता है। लग्न से अष्टम में पापी ग्रह बैठे, लग्न को खराब करेगा। पंचम से अष्टम में पापी ग्रह बैठेगा तो पंचम को खराब करेगा। और इसका मतलब, और इसके छठे भाव में, पंचम से छठे भाव में केतु बैठा है, तो छठे, आठवें और 12वें हाउस में बैठा राहु। तो ये देखो तीनों जो भाव हैं वो बड़े खराब हो गए हैं। इसलिए पंचम हाउस का जो है वो फल नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसी कुंडली को वैदिक रीत से हम लोग इस तरह से नाड़ी से, और पाराशर का एक और है कि आप जो है चंद्रमा से भी देख लें जरा। तो यहाँ पर चंद्रमा को जब लग्न मानेंगे तो चंद्रमा से पंचम जो है वो चंद्रमा से पंचमेश अष्टम में बैठ गया है और 5 8 का संबंध खराब होता है। चंद्रमा से पंचमेश बृहस्पति है जो चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ है, तो वहां पर भी ये स्थिति खराब हो गई। और पंचम में कोई शुभ दृष्टि भी नहीं है, और पंचम जो है वो उसके 12th हाउस में शनि बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से पंचम भी अच्छा नहीं है, जिसे सुदर्शन पद्धति कहते हैं। अब सूर्य से जब पंचम हमने देखा, वो पंचम से पंचम था, अभी हम लोग उसको कह ही चुके हैं कि जो है चंद्रमा सूर्य से पंचम वो खराब है। तो इस तरीके से आप कई तरीके से कुंडली को देख करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए नाड़ी को पहले तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी कैसे परचेज की जाती है, उसके लिए कुछ योग है अपने वैदिक में, और उनको हम लोग देखते हैं। या कहो पहले थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन पर हम 2 चार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे योग जो है कार्य करते हैं। जैसे नाड़ी में या वैदिक में भी है, हमारे यहाँ वैदिक में भी मंगल और राहु की अगर युति है तो ये बहुत खराब योग है। मंगल जब छोटे भाई का कारक बनता है तो अगर राहु के साथ में है तो छोटा भाई नहीं होगा। किसी फीमेल चार्ट में मंगल जो है पति का कारक बनता है। अगर फीमेल चार्ट में मंगल का राहु से संबंध है तो विवाह टूट जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को इन 2 चार्टों से हम इसको लगाएंगे। अगर आप लोग कहो तो हम इसको लगा दें, ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि नाड़ी के कॉम्बिनेशन है। और बृहत जातक आप पढ़े होंगे, 12 मीरी का बृहत जातक एक पुस्तक है क्लासिकल, उसमें ये दिए गए हैं कॉम्बिनेशन, द्विग्रहों के 3 ग्रहों के कॉम्बिनेशन। तो वहां पर भी मैंने देखा ये कॉम्बिनेशन है और उन्होंने भी इसको खराब लिखा है, और नाड़ी में भी इसको खराब माना गया है। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन मून केतु का है, मून वीनस का है, मंगल राहु का है, ये जो है खराब हैं। इनको जब भी आप देखें तो वो रिजल्ट जो है आपको एकदम रिफ्लेक्ट होना चाहिए माइंड में कि ये खराब हैं और ये कहाँ कहाँ खराब कर सकते हैं। जैसे मंगल राहु का, इसको आप सुन लें, मंगल राहु जब कॉम्बिनेशन होता है तो मंगल का जो स्ट्रांग एनिमी है राहु, और मंगल ब्रदर का कारक है। इसका मतलब अगर मंगल से राहु की डिग्री ज्यादा है, कभी कभी तो क्या होता है कि मंगल राहु आगे पीछे एक ही साइन में हो, डिग्री नहीं भी काउंट करते हैं तो भी ऐसे जातक का छोटा भाई नहीं होता है।
मुझे तो प्रैक्टिस में आ गया है, अगर मंगल राहु को हम देखते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं छोटा भाई है कि नहीं। किसी फीमेल के लिए अगर कंपैटिबिलिटी के लिए चार्ट आता है और मंगल राहु के साथ में है, अगर उसका छोटा भाई नहीं है तो हम मना कर देते हैं कि इस फीमेल के साथ, इस लड़की के साथ शादी ना करो, क्योंकि बाद में शादी के बाद यही मंगल जो है लड़की की कुंडली में पति बन जाता है। अगर राहु के प्रभाव में है तो जब भाई उसने नहीं आने दिया, तो जब पति बनेगा तो पति को भी जो है वो एक्सीडेंटल योग बना करके उसको भी खत्म कर देगा। तो इस कम्बिनेशन में ये एक्सीडेंटल कम्बिनेशन कहलाता है। जीवन में कभी न कभी एक्सीडेंट जरूर घटता है अगर मंगल राहु का कम्बिनेशन है। इसके बाद एक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भाव में वैदिक से और किसी राशि में नाड़ी से एक साथ शनि मंगल और राहु का इंपैक्ट आता है, तो वहां पर जो है कैंसरिक जो है डिजीज होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि मंगल और राहु मिलकर के ब्लड को पॉल्यूट कर देते हैं। मंगल राहु मिलकर के ब्लड को पॉल्यूट कर देते हैं, तो उस तरह की भी एक बीमारी ये देते हैं। मंगल जो है एनर्जी का कारक है, राहु जो है वो थोड़ा एक्सपेंशन का कारक है। तो ऐसे जातक जो है वो बहुत शार्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, जिनका जो है और बहुत ही इमोशन, अगर ये जो है वाटरी साइन में बन जाता है, अगर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन किसी वाटरी साइन में बन जाता है तो ऐसा जातक ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि राहु जो है वो ड्रिंक का कारक है। और वो जो है जब लिक्विड के इसमें वाटरी साइन में आता है तो वो इसको लग जाता है। अब इसके कहते हैं कि अगर ये अच्छी किसी मंगल की राशि में, एरिस में या फिर जो है सिजिटेरियस में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो जातक को किसी आर्म्ड फोर्स का जो है बड़ा पद भी दिला देता है, क्योंकि राहु जो है सडन कोई न कोई काम करता है। तो इसमें कई एक चीजें हैं, तो उसको आप देखिएगा। यहाँ चार्ट लगाते हैं, उस चार्ट से थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं कि मंगल का जो है डिग्री 28 है और राहु की 21 है एक चार्ट में, तो इस जो है जातक के छोटा भाई नहीं है। तो इसको हम दूसरे तरीके से वैदिक से भी पहले देख लेते हैं, एक चार्ट लगाते हैं। डेट 8 मार्च 1973, 8 मार्च 1973, टाइम 9:10 AM, प्रातः 9:01 AM, मुंबई। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बॉम्बे हाँ बॉम्बे मुंबई। तो बॉम्बे में ही ले लूं ऊपर वाला। हाँ 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 ले। अब देखो इसमें चार्ट में देखते हैं इसको, पहले वैदिक से फिर नाड़ी से। देखिए वैदिक में छोटे भाई को हम लोग देखते हैं थर्ड हाउस से, एंगर सिबलिंग थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में पहले देखते हैं कि कोई इसमें दृष्टि है क्या। थर्ड हाउस पर कोई दृष्टि नहीं। मंगल की। हाँ मंगल की दृष्टि है तो वो कारक भी हो गया। इसके बाद जो है थर्ड का जो लॉर्ड है वो शनि है, वो अपने से अष्टम में बैठ गया है। और थर्ड हाउस से जो जुपिटर है वो स्वामी है किसका, एकादश का और सेकंड का। तीसरे भाव से 11 और जो है सेकंड हाउस मारक भाव भी होता है। सेकंड हाउस धन के साथ साथ में किसी भी लग्न के लिए वो मारक भी है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर बैठ गया है
लेकिन अब इसके बाद मैं इसमें वीनस भी बैठा है। वीनस जो है वो 9th लॉर्ड है, तो वो उसमें प्रॉस्पेरिटी तो ये जातक के लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मंगल जो कारक है वो राहु के त्रिकोण में है। राहु की सीधी दृष्टि, नवम दृष्टि जो है वो वहां पर पड़ रही है। इसके बाद राहु का इम्पैक्ट जब नाड़ी से देखेंगे तो 12 में राहु का इम्पैक्ट आता है। 12 में जब इम्पैक्ट आता है और केतु समझ में नहीं इसके आ रहा। 10 में। सर ये चार्ट के साथ राहु थोड़ा का सा हमने अलग कहा चल रहा है। नाड़ी जब भी पढ़ेंगे आप उसको ट्राइन समझिए। हम्म। प्लेनेट जहां बैठा है उससे त्रिकोण को जरा, त्रिकोण के तीनों भावों में उसका इम्पैक्ट होता है। राहु बैठा है 4 नंबर की राशि में। 9 नंबर में है। 4 नंबर, 4 नंबर की राशि में राहु नहीं बैठा क्या? नहीं, 9 नंबर में अच्छा, है। इसमें, हाँ इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा बदल गया। देखिए कभी कभी क्या होता है, ट्रू और मीन राहु का अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ पर राहु केतु की एक तो एक्सिस आ गई सीधी सीधी जन्म हम्म। कुंडली में, हम्म। लेकिन ये तो बहुत अंतर आ गया। इसमें तो लग्न आ रही जो है, धनु लग्न आ रही, इसमें से मेष लग्न आ रही। सर टाइम क्या तो हो गया? 9:10 ही आ रहा है, 8 मार्च 1973, है ना सर? हाँ, तो ये तो करेक्ट है इसमें। आ तो मंगल राहु साथ ही में नहीं है। नहीं, ये नहीं, गलत हो गया। चल ये इसको बना रहने दो, इसको जी। दूसरे तरीके से देखते। ये चार्ट एक्चुअली एक पेज पहले दिया गया है। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में जो हम लोग कह रहे हैं वो उसको बाद में लगाते हैं। ये जो चार्ट लगा है, इस चार्ट में देखिए सबसे विडंबना देखिए कि केवल 4 महीने में इसकी मैरिज जो हुई, वो 30 साल की उम्र में मैरिज हुई। 8 जुलाई 2003 को इसकी मैरिज हुई, इसको ऐसे समझिए। और 2004, ठीक 8 महीने के बाद, तो 8 7 15 3 मार्च जो है, मार्च 2004 में इसका डाइवोर्स हो गया। वो चार्ट ही गलत लग गया, तो उसका एक पेज पहले दिया था। ये जो दिया है मैं समझा था इसी का है, ये इसके आगे पेज चार्ट दिया गया है। ये असल में एक रिसर्च जर्नल है हमारे पास। कलकत्ता के एक वो थे अपने एस्ट्रोलॉजर, वो अपने बीच नहीं रहे। उन्होंने एक ये इसको नाड़ी को वहां जाकर के, साउथ में जाकर के उन्होंने सीखा। काफी दिन वहां पर रहे साउथ में, और वहां से उन्होंने कुछ टूल्स निकाल करके उनको चार्ट पर लगा करके देखा। जैसे एक उन्होंने देखा कि मंगल राहु अपने यहाँ वैदिक में भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अंगारक योग बनाता है और एक्सीडेंट 100% होता है। लेकिन यहाँ पर मैरिज के लिए उसको अच्छा नहीं माना, माने वैदिक में मैरिज के लिए इस कंडीशन को देखने की कोई, माने जो है अपनों को कोई टूल नहीं है। नाड़ी में चूंकि मंगल, फीमेल चार्ट में मंगल पति का कारक बनता है। तो सर इस पे जो है, जब, इस पे सर हाँ जी, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन में गड़बड़ किया, क्योंकि राहु की डिग्री तो मंगल से कम है। हाँ क्योंकि इसमें तो नहीं कब, शुक्र शुक्र ज्यादा लग रहा है, क्योंकि शुक्र जो है 4 महीने बाद ही नहीं इसमें जाके दोनों के चीज केतु लग से रही, मिल रहा, केतु से इसमें मिल रहा। दोनों, इसमें दोनों चीजें लग रही। जी जी। जब भी मंगल और शुक्र के बीच में केतु आता है, हम्म। मंगल और शुक्र के बीच में केतु आता है तो डिस्प्यूट करके उसको अलग करा देते हैं। हम्म। केतु डिस्प्यूट का कारक है, राहु ड्राईनेस का कारक है। वो संबंधों को ड्राई बना देता है। जैसे मंगल राहु के साथ में है, इसका मतलब मंगल का जो एटीट्यूड होगा वो वीनस के बी फिटिंग नहीं होगा, बहुत ड्राईनेस होगी। और केतु त्रिकोण से 20 अंश का है, और ये जो है शुक्र आपका 15 अंश का है। तो केतु शुक्र के जस्ट आगे, शुक्र जब एक्टिव हुआ मतलब मैरिज, मैरिज के पहले शुक्र एक्टिव नहीं होता है। मैरिज के पहले ये वीनस जो है डॉटर और सिस्टर को सिग्निफाई करता है किसी मेल चार्ट में। और फीमेल में ये वीनस जब मैरिज के बाद एक्टिव होता है, तो हम लोग प्रोग्रेशन जो नाड़ी में पढ़ते हैं कि जब प्लैनेट एक्टिव हुआ तो वो मूवमेंट करेगा। तो जब ये मैरिज के बाद वीनस एक्टिव हुआ और आगे बढ़ा जैसे ही,
तो 5 अंश चलने के बाद इसको केतु मिल गया, केतु ने इसको रोक दिया, केतु अब इसको एट पार जाने के लिए वो नहीं जा। और आप देखिए चूंकि 15 डिग्री इसकी वीनस की है और केतु की 20 डिग्री है, केतु 20 डिग्री से 15 डिग्री आने में लगभग 7-8 महीने लेता है। 6 अंश माने 6 अंश चलने में लगभग 1.5 महीना लगता है। 1.5 महीना में एक अंश चलता है। 30 अंश 18 महीने में एक 1.5 अंश चलता है एक महीने में। मान लो 18 महीने में 30 अंश चला तो लगभग जो है वो 35 दिन। तो ये 5 दिन में जो है जब ये आया वापस 5 डिग्री वापस आया, तो वैसे ही इसने केतु ने वीनस को आकर के रोक दिया और ये लड़की जो है आ गई बाहर, अपने घर ससुराल वापस आ गई 3-4 महीने में, और उसके बाद इसका डाइवोर्स हो गया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मंगल राहु जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है, और शुक्र और केतु इसमें दोनों चीजें लग रही हैं। मंगल को ड्राईनेस दे रहा है राहु, क्योंकि मंगल राहु को पार करके गया है आगे, राहु के मुंह से होकर के निकल के गया है। इसलिए राहु के मंगल के अपने कारकत्व राहु को दिए और राहु के कारकत्व लेकर के आगे बढ़ा है मंगल। और वीनस जो है जब आगे बढ़ेगा तो केतु से मिलेगा। इन दोनों चीजों में जो है ये सिग्निफाई हो रहा है कि जो है मैरिज के समय इसका अगर टाइम देखें कि 8 जुलाई में हुआ था, तो उसमें बृहस्पति जो है वो नेटल बृहस्पति से सप्तम में था। तो मैरिज का टाइम तो जो हम लोग जैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं कि अगर किसी फीमेल चार्ट में मंगल राहु है और कहीं शुक्र के आगे केतु पड़ रहा है तो मैरिज टूट जाएगी 100%। मेलापक में जो कंपैटिबिलिटी के लिए चार्ट आते हैं उनमें इस चीज को विशेष रूप से हमें देखना चाहिए कि इस लड़की की शादी ऐसे जातक से होती जिसके वीनस के आगे की जुपिटर है। ऐसे लड़के से अगर शादी होती जिसके शुक्र के आगे बृहस्पति है तो वो छोड़ता नहीं। लड़की एक बार नहीं भी माने पसंद करती लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं। लेकिन वहां चार्ट भी वहां भी डिस्टर्ब रहा होगा जिसकी वजह से ये केवल 8 महीने तक ये शादी चली, उसके बाद ये शादी टूट गई। वो जो पहले वाला चार्ट था जिसमें मंगल राहु का कॉम्बिनेशन था वो 11 नवंबर 1980 का चार्ट था। वो स्थान था शिव सागर 957 पे। सर एक मिनट में लगा रहा हूँ। सर क्या डेट थी आपने? वो डेट थी 11 नवंबर 1980। टाइम क्या था? टाइम है 9:57 9:57 AM। जगह क्या था? स्टेट? ये शिव सागर लिखा, SIVSAGAR, शिव सागर। ये आसाम में है एक प्लेस। आसाम। शिव सागर SHI शिव। नहीं, SI भी लिखा है, एस नहीं, एच नहीं। SIV बी 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 लिखा सर। हाँ, नहीं SIV वी लिख, बी बॉम्बे। ए बी वाला बी। बी बी तिब्बत। SAGAR। देखो मिलता है, आता आ है गया कि नहीं सर, आता। आ गया सर। आ गया आ गया आ गया। हाँ, वो धनु लग्न की कुंडली आ गई। देखिए इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें छोटा भाई नहीं है, इसके छोटा भाई नहीं है। कारण क्या है कि मंगल के ट्राइन में राहु है। मंगल के ट्राइन में, आप नाड़ी में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो ट्राइन को बड़ा उसमें महत्व दिया गया है कि ट्राइन को कंजंक्शन मानते हैं।
ट्राइन में बैठे हुए प्लेनेट आपस में जो है एक दूसरे से कंजंक्ट माने जाते हैं, और वो जो है 75% अपना जो है वो देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं उसकी। एक ही राशि में अगर प्लेनेट है तो 100% इम्पेक्ट होगा एक दूसरे के ऊपर, अगर ट्राइन में है तो 75% होगा, अगर 3 7 11 में है मैंने डायरेक्टनेस चार्ट में अपोजिट साइड में, तो फिर उसका 50% होगा, और 2 12 में 25% इम्पेक्ट होता है। तो इस तरीके से इसमें केवल यही हमने देखते हैं कि मंगल के साथ में अगर राहु कहीं ट्राइन में आ जाता है तो वो परेशान करता है, मैरिज की दृष्टि से भी खराब होता है, और मंगल जिसका कारक है छोटे भाई का, वो छोटे भाई को भी वो नहीं आने देता है। तो इस को हम लोग ध्यान रखें कि अगर मंगल राहु किसी चार्ट में है और कंपेटिबिलिटी के लिए चार्ट आता है तो आप उसको विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं वो हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे। अब मिश्रा जी के पास एक चार्ट है, उसको हम लोग लगाते हैं, फिर देखते हैं कि टाइम कितना बचता है, तो हम लोग उसमें प्रॉपर्टी कैसे परचेज होती है किन किन परिस्थितियों में, और कैसे डिस्पोज होती है, ये भी D4 का एक क्वालिटी है। सर मिश्रा हेल्थ, जी आप। हाँ सर, एक हेल्थ का चार्ट है, हेल्थ से जी रिलेटेड थोड़ा हाँ। इशू है, हाँ तो हाँ। उस पे देखना है। प्लीज लगा जी लीजिए भाई साहब। हाँ बताइए साहब। लगाएं। ये महिला का चार्ट है, 6 जून 1980। 6 जून माने 6। 6 छः 6 छः 669 6 1980। हाँ जी। तो समय 3:15 PM। ये नहीं होगा। 15 15 पंद्रह सर, पंद्रह 15 15। 15 15। ये लखनऊ लगा लीजिए, लखनऊ। उत्तर प्रदेश डाउन पे करना, उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ उत्तर प्रदेश। थोड़े हेल्थ के इश्यूज रह रहे हैं इसको, अभी मतलब अभी कोई। इसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम्म। देखेंगे कि हेल्थ को कैसे देखते हैं और क्या क्या करते हैं, एल पूरा एल योग माने यू सी उसको। के सी के चलिए LUC के, ठीक है। हाँ ये आ गया। तो कुंडली ठीक है। हाँ कुंडली ठीक। अब देखो, हेल्थ के लिए हम लोग देखते हैं कि पहली चीज तो हम लग्न को देखेंगे, लग्न पर इफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हेल्थ इश्यू जो है वो दिखाई पड़ेगा तो वो लग्नेश को भी फेस करना पड़ेगा। तुला लग्न की कुंडली है, पहले समझ लीजिए। तुला लग्न काल पुरुष का वो हिस्सा है जो नेवल से लेकर के और नीचे का हिस्सा होता है, जिसमें फीमेल्स में यूट्रस भी आता है, और जो रिप्रोडक्टरी आर्गन्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो लग्नेश शुक्र जो है वो बकरी होकर के बुध की राशि में बैठा है। थोड़ा सा जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे तो समझ लीजिए बुध जो है उसके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी है बीमारी देने की, क्योंकि वो काल पुरुष के छठे भाव का स्वामी है, काल पुरुष के छठे भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर लग्नेश जो है बुध के साथ में है, और वो बकरी होकर के अष्टम की दिशा में जा रहा है, अष्टम हाउस की तरफ जा रहा है, जो क्रॉनिक डिजीज का एक भाव होता है। अष्टम जो है क्रॉनिक डिजीज है। इस पर जो है हम फिर देखेंगे कि किसी की दृष्टि है क्या, तो इस पर जो है दृष्टि तो किसी की नहीं है, शुभ दृष्टि कोई भी नहीं है, ठीक है ना, कोई दृष्टि नहीं है। तो लग्नेश जो है थोड़ा सा कमजोर है, लग्न पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। दृष्टि यदि है तो शनि की तीसरी दृष्टि है, और शनि में मंगल के गुण हैं, शनि में मंगल के गुण हैं, और मंगल फायरी प्लेनेट है, मंगल फायरी प्लेनेट है। और यहाँ पर बृहस्पति जो बैठा है छठे से छठे भाव में बैठ करके षष्ठे से यानी बीमारी दे रहा है, और मंगल कैसा है, सप्तमेश भी है। तो लग्न को ये तीनों ग्रह हम देखते हैं कि 3 ग्रह जो यहाँ पर इम्पेक्ट डाल रहे हैं, शनि को अपना गुण दिया गुरु ने छठे भाव का, मंगल ने सप्तम का गुण दिया, और उस शनि ने इन दोनों की ऊर्जाओं को लेकर के लग्न पर डाला। तो निश्चित रूप से जो है ये लग्न कमजोर हो गई। अब हम ये देखते हैं कि बीमारी जो है किस तरीके की हो सकती है।
बीमारी, अब देखिए सबसे पहले हमें देखेंगे कि बीमारी होती कब है। जब दशा 6 8 12, ये 3 6 10 में 3 6 8 12 इन भावों की जो है दशा जब चलती है तो बीमारी होती है। अब चौथे भाव में देखो केतु बैठा हुआ है और इसका जो स्वामी चंद्रमा है वो पंचम में है, उस पर शनि मंगल की दृष्टि है। करके अच्छा। चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, हम्म, चौथी राशि में राहु बैठा है। हम्म। तो हमको ये लग रहा है कि बीमारी जो है फोर्थ हाउस से संबंधित है क्या मिश्रा जी? हाँ, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, अब देखिए मतलब चंद्रमा पर सांस जब हम इसको देखेंगे सांस कि सांस फूलने की चंद्रमा, थोड़ी। हाँ देखिए हम्म, जब चंद्रमा पर जब देखेंगे तो शनि और मंगल की दृष्टि है। ये बैठा है शनि की राशि में बैठा है, मंगल की शनि की दृष्टि है, षष्ठेश गुरु की है। तो हो सकता है कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह हाँ से दिक्कत आ जी। रही। अस्थमा, ये अस्थमा का तो योग सीधा सीधा बन रहा है। कैसे सर? चंद्रमा जो है उस पर शनि मंगल की जो है दृष्टि है। अच्छा। और थर्ड हाउस पर जो है, थर्ड हाउस को अगर हम ये देखें तो थर्ड हाउस पर जो है यहाँ पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। गुरु देख रहा है, षष्ठेश गुरु देख रहा है थर्ड हाउस में, वहां लंग्स हैं थर्ड और फोर्थ में। चंद्रमा जो, अच्छा चौथी राशि में राहु, देखिए जब भी फोर्थ हाउस में या फोर्थ की राशि में नहीं, कर्क राशि में राहु या केतु बैठ जाते हैं तो लंग्स में इंफेक्शन जरूर देते हैं। और ये इन्फेक्शन इसलिए आया कि जब से राहु आया है मीन राशि में तो उसने फोर्थ हाउस पर भी अपना नवम नवम दृष्टि डाली है। तो अक्टूबर से ये इनको दिक्कत है ज्यादा। हम्म क्यों मिश्रा जी? नहीं, एक्चुअली सर क्या है कि ये बहुत ही स्वस्थ और सारी चीजें रही। कोरोना में एक्चुअली डबल कोरोना का इफेक्ट आ गया, जिसकी वजह नहीं से तो वो, हाँ, लंग्स की जो है, लंग्स में प्रॉब्लम्स आ गई है। हाँ तो ये तो देखिए ये इसमें, जानना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म या क्योरेबल है, या क्या स्थिति रहेगी इसकी। देखो इस समय तो स्थिति अच्छी नहीं है। जी। कारण क्या है, चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर है। हाँ। ठीक है ना? हम्म चंद्रमा के ऊपर शनि के गोचर है और शनि एरी, एरी जो है राशि है, एरी जो है वो हम्म शनि है। एरी माने प्लेनेट है। हम्म तो इस समय सांस की बहुत बीमारी हो सकता है कि ये बीच में कहो वेंटिलेटर पे भी गई हूँ, नहीं तो ऑक्सीजन तो इनको बीच बीच में लेनी पड़ रही है क्योंकि शनि ने पूरा खराब किया हुआ है। नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं आई, लेकिन परेशानी तो है। और दूसरी एक बात यह है कि राहु जो है इसमें मीन राशि से जो गोचर कर रहा है हम्म वो जो है नेटल की जो कर्क राशि है वहां पर भी इसका इम्पेक्ट है। तो कर्क राशि जहां पर लंग्स हैं हम्म वहां पर जो है 3 में श्वसन तंत्र है, 4 में जो है लंग्स है, वहां राहु का इस समय जो है इम्पेक्ट आ रहा है। हम्म अब बृहस्पति को हम देखते हैं कि सेवियर जो है वो बृहस्पति है। एक तो बृहस्पति सेव कर रहा है थर्ड हाउस को। देखिए वो छठे भाव का रोग का स्वामी होकर के देख रहा है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे ये बचा बचा रहा है। बचा रहा होता तो ये आती ही नहीं। वो छठे का गुण लेकर के वो वहां पर जो है बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, इसलिए कौन ज्यादा कौन डैमेज सर? नहीं। बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति की दृष्टि। थर्ड अच्छा, हाउस पर, तीसरे तीसरे भाव पे। हाँ हाँ, ठीक है। थर्ड हाउस पर है और अपनी राशि को देख रहा है, इसलिए ये बहुत डैमेज तो नहीं करेगा, वहां सेव कर लेगा। हम्म थर्ड हाउस के जो भी कारक हैं उनको बृहस्पति जो है वो, अब बृहस्पति आकाश तत्व का कारक है। हम्म तो आकाश तत्व, वहां बृहस्पति ऑक्सीजन का भी कारक है। हम्म तो उसने भाव को तो सीमित किया लेकिन छठे भाव का गुण लेकर के किया तो ऑक्सीजन की कमी कर दी। यानी उस समय जब ये इन्फेक्शन हुआ तो उस हम्म समय काफी बीमारी हुई, काफी मानी दिक्कत हुई, श्वसन तंत्र पूरी तरह से डैमेज हो गया था। हम्म अब इसमें जो है वर्तमान में देखिए, अब इसको पहले तो हम ये देखें कि ये लंबी चलेगी कि समाप्त हो जाएगी। जी। बृहस्पति जो है इस समय जब 2 नंबर पे आएगा हम्म
बृहस्पति जी। जब 2 नंबर पे आएगा तो वहां से 2, 6, 10 को देखेगा। हम्म। केतु पर का जो निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इसको स्पाइन की भी कोई न कोई परेशानी होगी, कोई स्पाइनल मैंने दिक्कत है। नहीं, स्पाइन में तो नहीं है, स्पाइन में अभी तो नहीं सर्वाइक है। अभी तो नहीं है। सर्वाइकल अभी सर्वाइकल नहीं है। अभी सर नहीं है, अभी एक्चुअली उसी के साइड इफेक्ट है, मतलब थकान आना। हाँ हाँ। जी। तो वो जो है, जब बृहस्पति का यहाँ आएगा तो कुछ जो है ये कम हो जाएगा। और अष्टम शनि जब अष्टम का चंद्रमा से प्रभाव तो हट, नहीं होगा सर, अष्टम का प्रभाव तो नहीं होगा नहीं बैठने? अष्टम नहीं, अष्टम में बैठ वो बृहस्पति की दृष्टि उस समय, जो हम्म। गोचर का बृहस्पति। हाँ हाँ, गोचर का। देखिए नेटल का बृहस्पति तो अपना छठे का गुण लेकर के थर्ड हाउस को देख रहा है, ऑक्सीजन की हम्म। कमी करता है, इन श्वसन तंत्र को वो डिस्टर्ब करता है। हम्म। लेकिन जो ट्रांजिट का जुपिटर जब 2 नंबर पे आएगा तो वहां से ये 10 नंबर की राशि को देखेगा, फोर्थ हाउस को। तो हम्म। फोर्थ हाउस में जो पीड़ा है उसको ये कम करेगा हम्म। बृहस्पति। जी। शनि जब आगे हटेगा, मीन राशि में जाएगा, तो चंद्रमा को छोड़ देगा, 7.5 जैसे चल रही है। हम्म। 7.5 चल रही, तो अभी चंद्रमा जो बहुत पीड़ित है, चंद्रमा जो है लंग्स का कारक है, तो बहुत पीड़ा है, क्योंकि नेटल में शनि देख रहा है और गोचर का शनि वहां से पास हो रहा है, जी। तो चंद्रमा बहुत पीड़ित है। हम्म। चंद्रमा पे जब पीड़ा हटेगी, और जब ये बृहस्पति शनि जब मीन में आएगा और बृहस्पति जब मिथुन में आएगा तो ये ठीक हो जाएंगे। हम्म। कोई क्रॉनिक तो नहीं, आगे आगे मतलब लंबा तो नहीं कुछ? नहीं, क्रॉनिक क्रॉनिक इसलिए नहीं कि चंद्रमा ये ट्रांजिटरी है इम्पैक्ट। शनि जब हम्म। से आया तब से इनकी दिक्कत बढ़ गई। हम्म। वैसे बीच में ठीक हो गई, जब शनि यहाँ 11 नंबर में था 2021-22 में, हम्म। तो उस समय ये ठीक थी। अच्छा लेकिन सर। जब शनि आ हाँ हाँ हाँ, हाँ, जी जी। जी सर। शनि जब आया यहाँ पर कुंभ राशि में, और बृहस्पति आगे बढ़ गया, मीन मीन में चला गया, और इस समय तो मेष में है, तो बृहस्पति का इम्पैक्ट खत्म हो गया, शनि का बढ़ गया, और इसी बीच राहु आ गया, उसने सीधे सीधा तो फोर्थ। चंद्रमा तो सर 26 डिग्री का है, तो अभी तो इम्पैक्ट और फिर इसका मतलब बढ़ेगा क्या? नहीं, इम्पैक्ट बढ़ेगा अभी, मतलब जो है शनि जब वहां पर आएगा 26 पे आएगा तो विशेष दिक्कत करेगा, तो उस समय शनि का थोड़ा सा जाप आप करा दें। अच्छा, लेकिन उस समय गुरु रहेगा अष्टम में? गुरु अष्टम में रहेगा तो फोर्थ हाउस को देखेगा, हम्म। फोर्थ हाउस को देखेगा, और नवम दृष्टि से जो है, 7, 8, 9 नवम दृष्टि से फोर्थ हाउस को, तो फोर्थ हाउस में भी वो जो है वो चीज है जो हम्म। चंद्रमा के ऊपर है, वो जी ठीक करेगा। जी। ये अब देखो, इसको हम ये देखते हैं कि नाइन्थ, इसमें नवांश में जरा हम देखें। हम्म। नवांश में चंद्रमा जो है वृष राशि में, हम्म। ठीक है ना, और इसका 64वां नवांश चंद्रमा का है, वो सूर्य है। हम्म। तो शुक्र और सूर्य में शत्रुता है। हम्म। तो इसका जी मतलब यह है कि इनकी जो आयु है वो मध्य आयु है, 60 प्लस तक अधिकतम जाएगी। जी। 60 मैंने मध्य आयु जो 66 तक होती है। तो हम्म। अब ये इनका 80 का है ना, कब का है? 80 का है। तो बीस 43। 50 हुए हैं, 43। अभी 10 साल। हाँ, अभी 43। जो है, 43। हाँ अभी इनको 40 माने 40 हुआ है, हाँ, 44 बीस 44। उधर, 43 44 हुए हैं। तो हम्म। अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन हम्म। ये प्रॉब्लम हल्की हल्की बनी रहेगी। इस हम्म। समय ज्यादा इसलिए है कि शनि वहां से चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है, हम्म। और बृहस्पति का इम्पैक्ट नहीं है। हम्म। अभी नेटल के बृहस्पति में जब हम मेडिकली देखेंगे तो वो किस भाव का स्वामी होकर के देख रहा है, वो छठे का भाव, और बैठा कहाँ, छठे से छठे में बैठा है। हम्म। उसमें डबल निगेटिविटी है, हम्म। डिजीज को लेकर के बृहस्पति में डबल निगेटिविटी, छठे का भाव का स्वामी और छठे भाव में, छठे से छठे में बैठा हुआ भावात भाव में, हम्म। तो वो देख रहा थर्ड हाउस को, और चंद्रमा को भी देख रहा है, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन उसने बचाया है। जिस समय बृहस्पति, ये जो कोरोना हुआ था, तो बृहस्पति जो है वो 9 नंबर राशि में था, जी। तो 9 नंबर राशि से गोचर कर रहा था, उसने उसको बचाया उस भाव को। फिर 10 नंबर में आया तो दिक्कत हुई, फिर 11 नंबर में जब बृहस्पति आया तो दिक्कत फिर दूर हो गई। हम्म। बृहस्पति जब 12 नंबर में आया
तो फिर इनको दिक्कत थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि उस समय जी शनि भी आ गया 11 जी। नंबर में। हम्म। तो ये ट्रांजिटरी है, क्योंकि नेटल में वो प्रॉमिस है, इसलिए ट्रांजिट ने उसको एक्टिवेट कर दिया। नेटल में प्रॉमिस है कि थर्ड हाउस पर शनि माने मंगल की जो है दृष्टि है, पंचम दृष्टि, और थर्ड पर जो है वो हम्म। चंद्रमा पर जो है शनि का। चंद्रमा शनि अस्थमा का तो पक्का, उसमें नाड़ी में हो चाहे वैदिक में हो, अस्थमा का सबसे कारक बनता है शनि। थोड़ा सा म, टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क कभी आता है, क्या है कि कभी कभी चंद्रमा जो है ना, हाँ थोड़ा टाइम जो है 3 से 3:15 के बीच में, तो चंद्रमा जो है वो कभी कभी दिख जाता है चौथे घर में। मतलब हाँ, तो डेट का थोड़ा फर्क दिख जाता है। तो चौथे 4 है घर में कि 6 है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा है इसके उसमें। तो नहीं चंद्रमा। वैसे, नहीं जी वैसे, जी जी। वैसे चंद्रमा को चौथे भाव में ही होना चाहिए, हम्म। तब ये ज्यादा सिग्निफाई करेगी। अच्छा। हाँ। अच्छा ये हम्म। बताइए, इस जिस जातक की मदर की अर्ली डेथ हुई थी क्या? नहीं नहीं, मदर ठीक है, मदर ठीक है। मदर विडो है? नहीं नहीं, मदर ठीक है, तो मदर। फिर चंद्रमा जो है, चंद्रमा फिर यही है, अच्छा, केतु से चंद्रमा आगे। यही है। अच्छा अच्छा सर, इसका जो है एक प्रमोशन काफी दिनों बाद जो है एक्चुअली रुका हुआ था, परसों आने वाला है। तो क्या फेवरेबल है अभी समय? अब देखिए, सूर्य जो है नेटल का सूर्य जो है वो बैठा हुआ है कहाँ पर, इसमें सूर्य अष्टम में बैठा है। हम्म। और ये अष्टम में बैठा है, वैसे प्रमोशन तो इनका होना चाहिए था लगभग जो है, दो अब साल इस पहले। समय में कुंभ राशि में है, हम्म। होना चाहिए था। बृहस्पति जब यहाँ सूर्य से त्रिकोण में होता है, हम्म। जब बृहस्पति मकर राशि में था उस समय हम्म। प्रमोशन का इनका जो है फाइल लगी। हम्म। क्योंकि प्रमोशन क्या होता है कि वर्क फील्ड में जब नहीं, वो सक्सेस होती प्रमोशन है। तो एक हुआ, एक वो प्रमोशन हुआ। वो हुआ उस समय। वो हुआ, और एक उसके बाद में एक और प्रमोशन होना था। वो एक्चुअली वो डिफरेंट टाइप का प्रमोशन था, जैसे किसी को बड़ी पोस्ट दे दो विदाउट मनी। हाँ, अच्छा एक अच्छा। एक है इनका ड्यू है, जो लटका हुआ था पिछले साल, उसका है इंटरव्यू परसों। अच्छा, इंटरव्यू है। हाँ, उसका परसों मोस्टली वो हो ही जाता है। तो लेकिन हाँ, फिर भी इंटरव्यू जो है एक माने एक सवाल आया फॉर्मेलिटी है। होती है। सवाल फॉर्मेलिटी आया है होती जी। है। हाँ, फॉर्मेलिटी होती है, इंटरव्यू हाँ जब हाँ ड्यू है तो हो ही जाएगा। हाँ अब हाँ। देखो, प्रमोशन के लिए बृहस्पति सूर्य, ये सूर्य जो है वो मतलब जो है उसका कारक है, इसमें नेम फेम होता है, आगे हम्म। पद पद माने पद प्राप्ति होती है। हम्म। तो अभी सूर्य जो है कुंभ राशि में है, जी और वहां शनि भी है। जी। शनि भी है और वहां पर सूर्य भी है। हाँ, तो और देख भी ये रहे हैं जो है, सामने, सामने देख भी हाँ, रहे हैं। और सामने देख भी रहे हैं। हम्म। तो इस तरीके से मतलब जो है अभी ये जब अगर हो भी जाता है, तो हम्म। जब ये सूर्य जो है मेष राशि में आएंगे तब इनको ज्वाइन कराएंगे। अच्छा। क्योंकि अभी जो है यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए टल भी जाए, हम्म। क्योंकि अच्छा। शनि जो है वो सूर्य को शनि जो है वो अच्छा नहीं फील करता। शनि कुंभ राशि में, शनि के घर में, सूर्य हम्म। शनि के घर में है। हम्म। अब जो है सूर्य जब यहाँ आ जाएगा, नहीं, ये बृहस्पति के ऊपर आ जाए। गवर्नमेंट का भी है ना, गवर्नमेंट का भी है। हाँ, तो गोम तभी तो सूर्य देख रहे हैं ना, हम्म। सूर्य गवर्नमेंट के लिए सूर्य को देख रहे हैं। तो हम्म। अब अगर मान लीजिए अभी देखिए परसों होना है, हम्म। और 12 तारीख को, आप समझिए 12 तारीख को नोटिफिकेशन होना है चुनाव का, हम्म। आचार संहिता लग जाएगी। हम्म। आचार संहिता लगने में कोई माने, ये जो अगर इंटरव्यू हो भी जाएगा तो रिजल्ट अभी नहीं निकलेगा। हम्म। 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 तो ये वो स्थिति बन रही है अच्छा कि अच्छा। शनि रोक देता है। हम्म। सूर्य की यात्रा को अगर कोई रोक सकता है तो शनि ही रोकता है, या हम्म। राहु। हम्म।
तो सूर्य अभी कुंभ राशि में 14 तारीख के बाद जो है ये मीन में आएगा, और 14 तारीख तक तो शनि के साथ में रहेगा। 12 तारीख को नोटिफिकेशन होना है चुनाव का, आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता के बाद कोई भी इस तरह का काम नहीं हो सकता। अगर ये परसों जो है, परसों का मतलब हो जाएगी 12 तारीख है परसों, तो अगर परसों हो जाता है तो भी जो है अभी रुकने की संभावना है, क्योंकि शनि अभी सूर्य के साथ में है। जी जी। और होगा तभी जब ये मेष राशि के आएगा या फिर ऊपर सूर्य के आएगा, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में, चुनाव के बाद। हमें तो अभी ऐसी संभावना लग रही है कि अभी जो है जब इसका तो मेन वही हेल्थ का था सर, हेल्थ का मेन था कि इसमें नहीं, हेल्थ में ये ठीक रहेगी, लॉन्गेविटी है ठीक हो कि जाएगा। लंबी है कि नहीं है। शनि को हट नहीं, शनि को हट जब तक हटेगा नहीं, या फिर बृहस्पति जब आ जाएगा अप्रैल में, तो काफी रिलीफ मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी देखो केतु भी तो ट्राइन में है। सबसे मुख्य चीज है राहु केतु शनि मंगल, ये चार जो है हमेशा प्रॉब्लम देते हैं। राहु जो है, राहु के ट्राइन में है, इस समय गोचर कर रहा है। केतु केतु के ट्राइन में गोचर कर रहा है। तो ये डबल इम्पैक्ट आ गया 4th हाउस पर और 10th हाउस पर। केतु गोचर का केतु भी जो है वहां पर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है कन्या राशि से, और गोचर का राहु जो है वो भी अपनी मीन राशि से 10th हाउस को वहां देख रहा है। तो 4-10 की जो एक्सिस है ये इस समय पूरी तरीके से डबल तरीके से पीड़ित है। पहले तो केतु, अच्छा देखिए इसमें ये होता है कि ये मेल है कि फीमेल? फीमेल है, फीमेल। दोनों लोग नौकरी करते हैं क्या? हाँ, दोनों का। हस्बैंड वाइफ। हाँ। वैसे वैदिक में ये कहा गया है कि अगर 4 नंबर पे केतु राहु एक साथ नौकरी, अच्छा नौकरी करने से पहले इसका स्वास्थ्य ठीक था? हाँ हाँ, बिल्कुल फिट। फिट था ना? हाँ, नहीं, नौकरी करने से पहले भी फिट था, अभी भी फिट था, एक कोरोना में गड़बड़ हुआ। हाँ, कोरोना वो नेटल में वो चीज प्रॉमिस है इसलिए, लेकिन ठीक हो जाएगी। जी शनि के हटने से ये एकदम माने लगभग 80% रिकवर हो जाएगी शनि को हटने से। जी जी। और बृहस्पति जब आएगा यहाँ पर, हम्म तो इस समय जो है ये डबल इसके ऊपर आ रहा है। चंद्रमा के ऊपर नेटल का शनि की दृष्टि है, और गोचर का शनि वहां पर जो है गोचर कर रहा है। तो चंद्रमा बहुत पीड़ित है। और 4th हाउस में केतु वहां पर नेटल का बैठा है, और गोचर का केतु के ट्राइन में है वो, कन्या से 10 में। तो इसलिए वो दिक्कत है। बृहस्पति अभी बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्रांजिट का बृहस्पति न चंद्रमा से कनेक्ट हो पा रहा है, न 4th हाउस से कनेक्ट हो पा रहा है। इसलिए जो है ये अभी दिक्कत है। ये ट्रांजिट दोनों हटने के बाद मई ये में, ठीक हो मतलब जाए। 1 मई के बाद से सब सही हो जाएगा, मतलब जी मोस्टली जी, सही हो जाएगा। हाँ मोस्टली सही हो जाएगा। हम्म साढ़े ठीक। साथी मृत्युंजय का इसको कहो कि ये एक माला मृत्युंजय की किया करें, साढ़े साथी चल रही है। हम्म। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसमें डाउनलोड कर लें, सुना करें बैठ के, लेकिन कम से कम उसको जो 108 बार वो बोले तो सुना करें। जी जी, ठीक है सर। अब देखिए बुध शनि, बुध और शनि, शनि जो है यहाँ पंचमेश है और बैठा हुआ है वहां पर एकादश भाव में, और बुध की दशा है। बुध इस कुंडली के हिसाब से द्वादशेश है। और तो क्या भाग्येश बुध की, हाँ भाग्येश भाग्येश है, भाग्येश है, लेकिन द्वादश चूंकि वह द्वादश का फल करता नहीं। तो बुध की दशा में क्या कोई ये शिफ्टिंग हुई है दूर, बर्थ प्लेस से काफी दूर शिफ्टिंग हुई क्या? बर्थ प्लेस से तो शुरू से ही शिफ्टिंग रही है, जहां बर्थ प्लेस है वहां से शिफ्टिंग ही रही है। अब दशा वैसे ठीक है प्रमोशन के लिए, भाग्येश की दशा है। हम्म। और शनि वैसे कर्म का कारक है, शनि पंचमेश है, तो नवमेश पंचमेश की दशा है, तो ये इस समय प्रमोशन के लिए तो ठीक है, हम्म। आर्थिक दृष्टि से बढ़िया है। और लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा जो है जी, दिक्कत है, और कोई बड़ी बड़ी दिक्कत, ये ट्रांजिटरी है परेशानी। ठीक है सर, ठीक। हाँ, ट्रांजिट जब खत्म होगा तो ये ठीक हो जाएगा। जी। और कोई चार्ट हो, नहीं तो फिर अब अभी सर। थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट उसमें लगाते हैं। जी सर। सर, जो अभी जो आपने स्फुट योग बताया ना,
जी जी। स्पुट 20 को ये थोड़ा सा एक बार और क्लियर करा दीजिए, तो ये क्योंकि ये नहीं समझ में आया पूरी तरह से। देखो सं- उसमें क्या होता संतान है, वाला सर जो बताया था। संतान, हाँ, संतान के लिए हम जी लोग जी ये देखते हैं कि कैपेबिलिटी जी दोनों की, जी। कि देखिए क्या होता है कि अगर लैंड फर्टाइल है हम्म। तो कमजोर बीज भी अच्छी फसल दे देता है, हाँ। और अगर लैंड बैरिन है हम्म। तो मतलब जो है अच्छा बीज भी वहां पर जो है वो जल जाता है, फसल नहीं देता है। जी। तो एक हम लोग जो है इसको देखते हैं कि जमीन कैसी है, अच्छी जमीन हम्म। होती है तो वहाँ अच्छी फसल पैदा होती है। हाँ जी तो हाँ। यहाँ पर भी देखते हैं कि मैरिज का, सप्तम हाउस मैरिज का है, मैरिज का जो फल है, रिजल्ट है, वो पंचम हाउस में लाभ, सप्तम का लाभ पंचम है। हाउस वाइज जब भी देखेंगे तो पंचम सप्तम का एकादश भाव जो है, एकादश गेन का भाव होता है, हम्म। सप्तम मैरिज का भाव है। तो मैरिज का गेन क्या है? मैरिज का गेन है संतान। हम्म। तो इसके लिए दोनों चार्ट जो है महत्वपूर्ण होते हैं। हम्म। केवल एक से बच्चा दोनों से पैदा होता है, स्त्री और पुरुष दोनों। तो हमें इसमें क्या करते हैं, पाराशर जी ने बताया कि दोनों को हमें देखना चाहिए। मेल चार्ट में हम उसका बीज स्फुट देखते हैं कि कैपेबिलिटी कितनी है सीमेन की हम्म। प्रोडक्शन के लिए, और स्त्री में, फीमेल चार्ट में हम उसका क्षेत्र स्फुट देखते हैं कि फर्टिलिटी कितनी है। तो इसके लिए उन्होंने नियम बनाया है कि अगर बीज स्फुट सम राशि में आ जाए और सम नवांश में भी आ जाए तो ये 100% डिनाई होती है, फिर इसके अंदर सीमेन में ताकत नहीं है कि ये कोई संतान पैदा कर सके। अगर ये विषम राशि और विषम नवांश में आता है तो 100% कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। ठीक उसी प्रकार फीमेल चार्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर क्षेत्र स्फुट सम राशि और सम नवांश में है तो वो 100% फर्टाइल है, और अगर सम राशि और विषम नवांश में है तो 50% फर्टाइल है, और अगर वो विषम राशि और विषम नवांश में है, दोनों में विषम राशि में है, तो वो 100% जो है अनफर्टाइल। तो इसके लिए उन्होंने पैरामीटर्स बनाए। पैरामीटर्स ये बनाया कि बृहस्पति तो कारक है संतान का, हम्म। ठीक है ना, हम्म। सूर्य जो है वो इम्यूनिटी का कारक है, और वीनस जो है वो उसका कारक, सीमेन का कारक है। तो मेल चार्ट में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, हम्म। इनको हम जोड़ते हैं पूरा राशि सहित। हम्म। राशि, अंश, कला, तीनों को जोड़ करके हम ये देखते हैं कि क्या बना। अगर 12 से ज्यादा राशि हो गई तो 12 घटा देंगे, 24 से ज्यादा हो गई तो 24 घटा देंगे। तो वो हम्म। कहाँ पर आया, जैसे इसी में अभी हम लोग ने देखा था कि इसका जो है, जो चार्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे, हम्म। उसमें सूर्य का जो है हम लोग निकाले थे 0 राशि हम्म। और 23 अंश और 5 कला है थी। और मीन राशि में जो है बृहस्पति था, तो 11 राशि में 22 अंश पर बृहस्पति था, और 11 राशि 24 अंश 34 कला पर जो है शुक्र था। इन तीनों को हमने जोड़ा था, हम्म। तो कला हुए थे 34 और 5 39, और अंश हो गए थे 23 और 22 और 24। तो 3 2 5 4 9, 2 2 4 6 69, 69 अंश होते। तो इसमें दो राशियां निकाल देते हम, 60 अंश की दो राशि निकाल देंगे तो 9 अंश बचा। अब दो हम्म। राशि हम यहाँ जोड़ेंगे तो 11 दूनी 22, 2 24 राशि हुई। हम्म। 24 राशि में क्या करते हैं, हम 24 घटा देते हैं। हम्म। तो तो मेष का, 0 राशि, मेष का 49 मिनट। हाँ, मेष का 49 नहीं, 9, अच्छा 9, हाँ हाँ 69, हाँ हाँ, 9 69 9 अंश आया था। 9 9 9 जी। हाँ, तो इसमें से मेष का जो है 9 माने, हम्म। इसका नो क्यों कैसे लगे? मेष राशि,
वृषभ मेष में। राशि में नौ अंश का हुआ, हम्म। तो मेष राशि और मिथुन नवांश में हो गया। हम्म। नवांश में तीसरा नवांश हुआ, हाँ हाँ जी। तो मेष राशि में आया और तीसरा नवांश आया, तो सम राशि और विषम नवांश, तो 50%। ठीक है ये। अच्छा। अच्छा, ऐसे देखते हैं हाँ सर। जी हाँ। हम्म। अब ये एक चीज और देखते हैं, हम्म। नवांश में जो है मिथुन नवांश कहाँ पड़ रहा, अष्टम में तो नहीं पड़ रहा। हम्म। अगर ये नवांश में 6, 8, 12 में चला जाता है तो अच्छा होने पर भी ये खराब हो जाता है। अब देखिए हम्म। इसमें जो हम लोग चार्ट लगाए थे उसका मेष राशि अष्टम में आ गई, हाँ हाँ। नवांश D9 में वो अष्टम में आ गई थी। तो माने एक तो 50% वैसे भी कमजोर था, दूसरा ये है नवांश में वो अष्टम भाव में आ गया हम्म। तो कमजोर हो गया। तो 4 पैरामीटर हम लोग इसमें प्रयोग किए थे। D1 चार्ट का प्रॉमिस, D9 में उसकी स्ट्रेंथ और D7 में उसकी प्रॉमिस। हम्म। फिर उसके बाद अष्टक वर्ग में केवल 19 पॉइंट थे, और तीसरा ये था कि बीज स्फुट भी उसका डिस्टर्ब था, इसलिए संतान अभी 10 साल हो गए संतान नहीं हुई इसके। हम्म। इसको अच्छा, उसमें फीमेल में हम वीनस, मार्स और जो है जुपिटर को देखते हैं। वो क्षेत्र स्फुट जो है उसमें वीनस को देखेंगे, मार्स को देखेंगे, वो मार्स एनर्जी का कारक है, और जुपिटर जुपिटर कारक है प्रोजेनी का। तो इनका योग करके देखते हैं, तो वहां पर विषम राशि विषम नवांश में आता है तो फर्टिलिटी 100% है, और अगर एक सम में एक विषम में तो 50%। लेकिन उसको D9 में भी हम लोग देखेंगे, रिजल्ट निकालने से पहले D9 में वो 6, 8, 12 में तो नहीं हो गया, उसके आधार पर उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो अब थोड़ा सा 5-10 मिनट हम उसको देखते हैं, कुछ चार्ट चार्ट तो हम अगली उसमें लेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है सेल और परचेज प्रॉपर्टी के हम जो योग हैं उनको समझ लेते। अखिलेश जी अभी हटा दो कुंडली, अब हम लोग सीधे सीधे डायरेक्ट बात करते हैं, थोड़ा सा उसमें योग है। देखिए 2-3 तरीके हैं प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी में जो हम 2-3 योग देखेंगे उनको फिर हम लगाएंगे चार्ट में, क्योंकि अपने सभी लोगों के पास में चार्ट हैं और सब लोग कोई न कोई प्रॉपर्टी बेची होगी। तो पहली चीज तो यह है कि प्रॉफिट के लिए पहला पॉइंट होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी व्यक्ति सेल करता है प्रॉफिट के लिए सेल करता है। दूसरा क्या करता है कि उसमें नुकसान हो जाता है डिस्ट्रेस में, कभी कभी उसके ऊपर लोन हो गया, कुछ कारण ऐसा बन गया, डिस्ट्रेस में जो है वो प्रॉपर्टी को सेल करता है। और कभी कभी प्रॉपर्टी परचेज में जब डिस्प्यूट हो जाता है तो भी आदमी सेल करता है। तो इनमें 2-3 कारक बनते हैं, 2-3 योग बनते हैं जो प्रॉपर्टी सेल होने का, कि अगर प्रॉपर्टी आदमी लाभ के लिए जो है बेचता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। पहली चीज है, जब फोर्थ लॉर्ड अगर 9th हाउस में है और 11th लॉर्ड के साथ में है, या 11th के लॉर्ड से उसका कोई संबंध बन रहा है, तो वो प्रॉपर्टी लाभ के लिए जो है, बेटर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या मॉनेटरी लाभ के लिए बेची जाती है। दूसरा पॉइंट है, फोर्थ हाउस का जो स्वामी है अगर नाइन्थ नाइन्थ हाउस में, देखिए फोर्थ का छठा जो है 9th हाउस है। नाइन्थ जो है, तो छठा माने होता है क्या करने की, दूर जाने के लिए, डिस्पोज करने के लिए। और अगर 12वां क्या है, लॉसेस के लिए है। तो अगर 4 का स्वामी छठे में बैठ जाए, यानी उसमें बेचना है, और 12वें का लॉर्ड जो लॉसेस का स्वामी है वो भी उसके साथ बैठ जाए, तो प्रॉपर्टी बेचने में लॉस होता है।
10 लाख की खरीदी, पता चला कि परेशानी आई तो 8 लाख में बेच दी। अगर मान लीजिए इसमें 9th हाउस में बैठता है 4th का लॉर्ड, 9th हाउस का मतलब 4th से छठा है वो बेचने के लिए, और अष्टम का स्वामी वहां बैठ जाए, तो इसका मतलब है कि वो परेशानी में, डिस्ट्रेस में जो है वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके ऊपर कोई लोन है या और कोई उसको परेशानी आ गई जिसकी वजह से वो बेच रहा है। अब इसके बाद जब थर्ड, थर्ड क्या है, 12th है, 4th का 12th, लॉस ऑफ 4th, 4th का जो 12th है वो 5, 10 इन भावों से जुड़ जाता है। पंचम जो है धन है, पंचम जो है 4th का धन है, 2nd हाउस है। 10th जो है वो 7th हाउस है उसका, 4th का। अगर शनि या मंगल से जुड़ जाते हैं तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी बेची जाती। परचेज के लिए क्या होना चाहिए, पैसा खर्च होगा, प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी तो पैसा खर्च होगा। तो उसके लिए पहले तो प्रॉपर्टी परचेज के लिए एक तो नेटल में और दूसरा D4 में उसमें वो प्रॉमिज होना चाहिए कि इसके पास प्रॉपर्टी के अच्छे योग हैं तभी वो खरीदेगा, और अच्छे योग नहीं है तो सोचते हुए भी नहीं। अभी मेरे पास आए थे, रामपुर से एक सज्जन आए थे, वो कह रहा मेरे पास पैसे भी हैं और मैं कोशिश भी करता हूं लेकिन मैं अभी तक प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया। 4th हाउस में शनि नीच का बैठा है। तो हमने कहा कि वाइफ के नाम खरीद लो भाई, अपने नाम से तो नहीं हो सकता है। तो D4 भी उसका डिस्टर्ब था। तो जब तक D1 और D4 में 4th हाउस प्रॉमिस नहीं देगा तब तक पैसा पास होते हुए भी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती। तो परचेज के लिए पहला योग तो है कि D4 और D1 के 4th हाउस में प्रॉमिस होना चाहिए। D4 का लग्न, D4 का लग्न ये डिजायर शो करता है, प्रॉपर्टी ओन करने की डिजायर। D4 का जो है वो लग्न शो करता है। तो अगर D4 का लग्न अच्छा है तो उसमें डिजायर है। अगर D4 का 4th हाउस अच्छा है तो वो ओन कर लेगा, खरीद लेगा। तो दूसरे पॉइंट हमें ये देखना है कि पहले तो प्रॉमिस होना चाहिए, दूसरा D4 में वो वास्तव में वो उसकी डिजायर है भी खरीदने की कि नहीं, प्रॉमिस तो है लेकिन नहीं, वो उसका मन नहीं, वो नहीं खरीदेगा। मान लिए D4 के लग्न में ही केतु बैठा है तो केतु डिजेक्शन का कारक है, वो कहता है क्या करना है प्रॉपर्टी को, भाई हमें प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, तो पैसा होते हुए भी नहीं खरीदता है। तो D4 का लग्न जो है वो प्रॉपर्टी ओन करने की डिजायर देता है, और 4th हाउस जो है प्रॉपर्टी ओन कराता है। तीसरा है कि इसमें अगर D4 चार्ट में राजयोग है, राजयोग का मतलब एक का लग्नेश पंचमेश नवमेश द्वितीयेश लाभेश पंचमेश द्वितीयेश दशमेश नवमेश इनकी युति है, तो राजयोग अगर है तो फिर आदमी प्रॉपर्टी खरीद लेगा। फिर इसके बाद दशा खरीदेगा कब, जब इन भावों की दशा एक्टिव होगी, 4th हाउस की दशा, D4 के 4th हाउस की दशा, या इसमें पंचमेश द्वितीयेश और द्वादशेश। देखिए द्वादश में क्या होता है कि प्रॉपर्टी परचेज में आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, तो मनी इन्वेस्टमेंट जो है वो द्वादश भाव से, जब तक द्वादश भाव एक्टिव नहीं होगा आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय द्वादश भाव के स्वामी या उसमें बैठे हुए ग्रह की दशा जरूर एक्टिव होती है। ये लोग आप लोग अपने चार्ट में इसको देखें, सभी लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, वो टाइम देख लें, उसमें द्वादश भाव के किसी स्वामी की दशा अंतर प्रत्यंतर में या वहां पर बैठे हुए किसी प्लैनेट की दशा एक्टिव जरूर होगी। क्योंकि परचेज के समय जो है आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है और मनी इन्वेस्ट करने पर ही प्रॉपर्टी मिलती है। तो इस तरीके से इसमें जो थोड़े बहुत योग हैं इनको अब हम चार्ट पे लगा करके देखेंगे अगले संडे को। कुछ जो है कम्बिनेशंस पर हम लोग और देखेंगे और उन कम्बिनेशंस को चार्ट में लगा के देखेंगे नाड़ी के आधार पर। फिर उसके बाद देखिए, एक आप सब लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, CS पटेल साहब एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं,
हैदराबाद के। तो उनकी एक पुस्तक है प्रिडिक्शन थ्रू नाड़ी एंड नवांश। उसमें नवांश में और नाड़ी का प्रयोग करते हुए नवांश के आधार पर बहुत सी चीजों को उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, अच्छी चीजों के लिए भी और खराब चीजों के लिए भी। तो उससे हम कुछ निकालेंगे, माने रूल्स, और उनको चार्ट पर लगा करके हम लोग देखेंगे कि कैसे दशा मिलती है, कैसे वो काम करते हैं। और नाड़ी को भी थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए, क्योंकि अब आजकल नाड़ी का बड़ा प्रचलन हो गया है। पारा शरीर में बहुत पैरामीटर्स हैं, अष्टक वर्ग देखो, दशा देखो, त्रिक भावों को देखो, 6 8 12 को देखो, बहुत टाइम लगता है। नाड़ी में सीधे सीधे आपने कॉम्बिनेशन देखा, और कॉम्बिनेशन का अगर हमें उनका रिजल्ट पता है तो खट से आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज फिर यही हम लोग फिनिश करते हैं, और अगले संडे फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है। नमस्कार सर। हाँ जी, सभी लोगों को नमस्कार। सभी नमस्कार। आज तो थोड़े ही लोग थे हम लोग। हाँ, आज 7 जन ही थे सर। आज आज सुप्रिया जी भी नहीं आई थी आज। हाँ, हाँ हाँ, कई लोग इसमें नहीं थे। इसमें चलो सर आज। जो है जो पाराशर में जो है ये बीज जी जी। स्प्लिट वाला एक कैलकुलेशन ऐसे नहीं निकलेगा। हाँ मैंने अभी देखा है ये एक्चुअली जो है जो एक लास्ट में आता है जहाँ पे आता है कैलकुलेशन, जी। उसमें जब जोड़ते हैं मतलब जोड़ना घटाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इस पे कैलकुलेशन का है ऑप्शन। नहीं तो नहीं, इसमें सीधा सीधा आ जाता है नीचे। अभी वो सुप्रिया जी पिछले वो उसमें कैलकुलेट कर रही थी, इनके पारासल अच्छा, लाइट में पूरा नीचे दिया नहीं रहता है वो उनका हम लोग। लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन उनका 9 पॉइंट कुछ है। जो पुराना अच्छा किसी अच्छा। के पास है तो उसमें जी ये है कि लास्ट पे जब जी हम जाते हैं रिसर्च में, रिसर्च वाले कॉलम जी। में कैलकुलेटर लिखा हुआ, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा वहां पे आ जाता है। मैंने देखा अभी। अच्छा अच्छा। जी तो ये इसमें गए अपन फाइल, जैसे अपने अपनी नई कुंडली खोल ली अपन ने किसी की भी। हाँ, मान लिया कि उसको ये क्या है, जैसे अभी सर ने कैलकुलेट कराया ना एक उसी का। ये खोला अपन ने, ये ठीक है सर। कैलकुलेशन में जाइए, रिसर्च में जाइए, रिसर्च में जाइए, ये आखिरी में। रिसर्च में गए, ठीक है सर। हाँ, इसको करिए और कैलकुलेटर खोलिए। कैलकुलेटर, ठीक है सर। इसको क्या है, जोड़े में तीनों जोड़ लीजिए। सूर्य हाँ, नहीं, घटाया नहीं, जोड़े सूर्य, सूर्य, गुरु, गुरु, और शुक्र शुक्र, कौन सा वीनस था, वीनस वीनस। शुक्र, हाँ शुक्र। ठीक है सर। तो ये जो है जब किया तो धनु में 16 डिग्री आए। ये नीचे आ गया परिणाम, पीछे आ गया। धनु में 16 डिग्री आ गए, ठीक है सर। हाँ, तो इसको जो है ये कौन सा नवांश हो गया, ये हो गया आपका धनु का धनु 16 है, में। छठवां छठवां नवांश आ गया। हाँ हाँ, हम्म, तो छठवां नवांश हो गया तो 9 में 6 का मतलब 8 हुआ ना। ठीक है सर। हाँ, नौ में ठीक है। और छठवां हाँ नवांश जो है कन्या का हुआ। हाँ हाँ, धनु धनु का छठवां नवांश कन्या का होगा। जी जी जी, कन्या का होगा, मतलब 8 हुआ ना, 6 नंबर, 9 और हाँ, 6। 8 हुआ तो उसमें आधा आधा हो गया। धनु राशि ठीक है, हाँ, विषम हो गई। जी जी जी, और नवांश नवांश जो है वो हो ठीक, गया। जी जी, जी, ठीक है सर। प्रणाम सर। ठीक हो। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। मिश्रा जी, कुछ ठीक है? अरे क्लास अभी सर, चलती है कि बंद करें? अरे सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। हाँ, सर एक जैसे अभी आपने जो नहीं नहीं, कुंडली, बंद ना करिए। अभी जो आप कह रहे हैं वो उनका CS पटेल सर का, जी जी। मतलब ये सर जो है कोई बुक ले करके और उस बुक से अगर हम लोग चलें तो वो ठीक ही रहेगा। और एक आध चार्ट ले लें। ये जो हाँ, आप अभी पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी सारे वर्ग कुंडली बता रहे हैं, ये अच्छा है। मतलब अभी नहीं, जैसे डी D4 ले फोर हम लिया। लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, इसके अब बाद इसके कोई बाद और D9। D9 ले जैसे लें। D9, जब डी जी नाइन लेंगे तो उसी के साथ वो CS पटेल की बुक से हाँ, हम लोग जो है जी 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 पूरा उसमें जो है पुष्करांश ले लेंगे, पुष्कर नवांश ले जी लेंगे, जी 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 64वां नवांश ले लेंगे, 64वें नवांश में क्या क्या दिक्कत आती है। जी, तो बिल्कुल। नवांश से संबंधित जब फिर जो है ट्रांजिट ले लेंगे, नवांश ट्रांजिट ले लेंगे। नवांश में नमाज शनि जो कटाने। है जिस
हाँ, जिस नवांश राशि में शनि जिस नवांश की राशि से गोचर करता है, वहां पर मतलब जो है जो भी जीव बैठा है नेटल चार्ट में, जैसे नवांश राशि में इसमें कुंभ राशि में है, इसमें कुंभ राशि का मतलब जो है कौन सा नवांश, चौथे नवांश में चल रहा है शनि, हाँ पांचवें में, हाँ मान लो कुंभ राशि के पांचवें नवांश में चल रहा है। जी। तो कुंभ राशि के पांचवा नवांश 7, 8, 9, 10, 11 कुंभ राशि में हो गया। हम्म कुंभ का पांचवा नवांश कुंभ में ही हो गया। जी, तो नहीं कुंभ से अब कुंभ निकल गया राशि, सर। अभी जी अभी 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 निकल गया एक्चुअली, 26-15 डिग्री का है ना, 26 डिग्री। नहीं नहीं, अभी अभी शायद निकल गया ना सर, नहीं, आज ही कल शनि निकला जो होगा। है, शनि आज जो है कुंभ राशि में है। आज ही कल में निकला होगा हमें लगता है, मैं एक देख रहा सेकंड था देख, एक्चुअली। आज है शनि 16:51 का। सर ये आगे ना शनि, इसमें देखेंगे अगर हम ये कुंभ सोलह के इक्यावन का ना, तो 16:40 पार कर गया सर। हाँ ये आगे ना सर हाँ शनि के। सो हाँ, हाँ 16:40 तो पार कर गया, तो इसका मीन में आ मतलब जो गया। है मीन नवांश में आ गया। हाँ हाँ, अभी आ गया। तो अब देखो मीन नवांश में गोचर कर रहा है। हम्म मीन नवांश में जो भी प्लेनेट बैठा है D1 चार्ट में, हम्म उसके जीव को खतरा पैदा हो गया। मीन जिसके नवांश में जो मीन बैठा है, मतलब मीन नवांश में जो बैठा है। मीन नवांश से गोचर कर रहा है, हाँ और मीन नवांश में जो प्लेनेट बैठा है हाँ उसके ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। जी। उस प्लेनेट का जीव, सूर्य बैठा है तो फादर, हम्म चंद्रमा बैठा है तो मदर, हम्म मंगल बैठा है तो भाई, बुध हम्म बैठा है तो माने अंकल्स, हम्म गुरु बैठा है तो जातक स्वयं या गुरु जैसा कोई घर का बड़ा सदस्य, हम्म इनके जीवन को खतरा हो जाता है। चाहे मित्र हो, और शत्रु इसको हो, कुछ भी हो सर, चाहे मित्र हो, कुछ शत्रु कुछ हो। भी हो, कुछ भी अच्छा। हो, जो भी प्लेनेट है उसके जीव को, इसको आप लगा के देखिए। मान लिया किसी के हाँ पेरेंट्स की डेथ हुई है, मान लिया हाँ किसी के फादर की डेथ हुई है, तो उसका ट्रांजिट निकालेंगे तो आप देखेंगे फादर का नवांश में जिस राशि में बैठा वहां से शनि का, उसके ट्राइन से या ऊपर से शनि का गोचर 100% हम्म होगा। तो हम्म ये जो है किसी भी घटना के लिए जो है उसको हम देख सकते हैं। शनि का गोचर निगेटिव घटना के लिए जरूर देखते हैं, और इससे हम्म फोरकास्ट किया जा सकता है कि भाई इस समय ध्यान सावधानी रखनी है। हम्म अगर वो नेटल में जरा सा भी प्रॉमिज है तो ये तुरंत ट्रिगर कर देता है। तो नवांश गोचर भी हम लोग पढ़ेंगे, और D4 के बाद ना D9 लेंगे, तो उसी की जो क्वालिटीज हैं उनको प्लस जो है CS बिल्कुल पटेल की चार्ट्स। बिल्कुल सर, एग्जैक्ट बताया है, मेरे साथ वही लग रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, और वही डेट लग रही है। बताइए, लगता है कि नहीं लगता ये? वो डेट भी लग रही है। हाँ। हम्म तो कैसी कैसा कैसा नुकसान करेगा, मान लिया मेरा अभी शुक्र के ऊपर आने वाला है, उच्च का शुक्र है, शुक्र, तो नवांश में वो शुक्र उच्च का है। हाँ, उच्च का शुक्र है और गुरु से परिवर्तन भी है, और वहीं पे अच्छा तो ये अभी। बताओ, पत्नी पत्नी के पैर में कोई दिक्कत है क्या इस समय? हाँ, पैर पैर में तकलीफ है। देखा, ये हम्म ट्रांजिट कैसे बता देता है। हम्म वो तो तकलीफ काफी दिनों से है, तो क्या इधर क्या मेजर तकलीफ हो सकती है? इधर, हाँ इधर बढ़ सकती है। अच्छा, हाँ, मतलब ये रहेगा ये समझ लो रहेगा 96, कितने नवांश में कितने दिन रहेगा, 96 नवांश दिन, से, हाँ लगभग ऐसे ही रहता है। मतलब 97-98 दिन। हाँ 3 अंश 20 कला है तो 3 महीना रहेगा, और हम्म 20 कला माने और 3 महीना 6 दिन। हम्म हाँ, जी जी जी। तो इस तरीके से मतलब ये टूल्स भी हैं। हम्म ये जो है ऋषियों ने जो बनाए हैं बड़े अच्छे अच्छे टूल्स हैं। बस भाई हम लोग एस्ट्रोलॉजर तो सभी है, कोई हम नई चीज नहीं बता रहे हैं, जो चीजें हैं उनको हम लोग लगा करके उसको देख के को, और थोड़ा सा ये है कि वो चीज हमें ज्यादा समझ में आने लगे, हम्म तो किसी भी उसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे बहुत हम अपने फादर के डेथ के चीजों को मैं देख पा रहा था, कई चीजें तो लग रही थी,
लेकिन एग्जैक्ट डेट या वो चीजें नहीं समझ में आ रही थी, जैसे अभी आपने बताया वो डेट ही कनेक्ट हो रही। हाँ, तो इसीलिए तो वो बड़ा महत्वपूर्ण ट्रांजिट जो है, बड़ा महत्वपूर्ण है, वो नवांश ट्रांजिट हम्म। सर प्रमोशन के लिए आर्थिक। सर इसमें जैसे आपने बताया कि जैसे नवांश में जैसे शनि आए मीन के नवांश में अभी, हाँ जी। तो D9 के अंदर जैसे हमारा जो गोचर तो कुंभ में यहाँ आ गया नवांश कुंडली में देखते हैं, परंतु इस कुंडली में देखेंगे तो यह नवांश राहु राहु के राहु ऊपर है। के ऊपर से हो गया, यानी इनके दादा को कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस वक्त प्रैक्टिकली जी अगर। हाँ। ओके सर। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, फिर हम लोग अगले संडे को मिलते हैं। जी ओके जी सर। जी। जी सर। ठीक है सर। नमस्कार ओके सर। ओके, ठीक है सर, नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार।